हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंशुमन राजगर्ग है और मैं अपने ही प्यारे से क्यूट से चैनल अनाया पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, कल तक हम लोगों ने कवर कर लिया। पहले हम लोग कल तक का जो टॉपिक है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है क्या। कल हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लिए थे बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज अगर फ्लो करेगा उसका जो रेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है क्या। और इसका एक डेफिनेशन हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए थे, क्या? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। अब देखो, चार्ज को निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक फॉर्मूला था। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या था तुम्हारा? एम्पियर, याद होगा आप लोगों को। या फिर एक और बोले थे, क्या? कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अच्छे से आप लोगों को शायद में बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को फ्लो करवाना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज द ओनली फैक्टर which is responsible to make the charge flow, ठीक है क्या। तो और इसका जब हम लोग बुक के बारे में पढ़े थे कि बुक्स में क्या दिया हुआ रहता है, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। What is potential difference? Work done to bring a positive unit charge. पॉजिटिव भी होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए। और इसी को जब हम लोग एक्सप्लेन करके लिखे थे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? बी है, और यहां से यहां तक हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहे हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा? वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेन फॉर्मूला था तुम्हारा। इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। कल एक चीज और हम बताए थे कि कोई भी चीज का वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का क्या मतलब है? पॉजिटिव कहने का मतलब है बच्चा कि वर्क डन किया जा रहा है, वर्क इज डन, वर्क इज गिवन। और नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्क इज टेकन, वर्क इज ऑब्टेन्ड। वर्क को क्या किया जा रहा है? ऑब्टेन किया जा रहा है। वर्क डन कभी भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि वर्क इज ऑब्टेन्ड। वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्क इज डन। क्लियर है यहां तक? देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का आता है बच्चा, जिसके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, वो आता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। देखो, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को कि पोटेंशियल इन फिजिक्स, द टर्म पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। याद रखना, द टर्म पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। wherever you will take, you will get the definition of potential difference। आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं पे भी अगर आपको मिलेगा ना, तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का ही डेफिनेशन मिलेगा। पोटेंशियल का डेफिनेशन मिलने वाला कहीं पे भी नहीं। तो फिर समझते हैं कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या? तुम्हारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान लो कि कोई चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी कहने का क्या मतलब है? अभी क्लियर कर दे रहा हूं। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है ये अनगिनत और जहां तक हम लोग देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ये सब कोई डेफिनेशन नहीं होता इंफिनिटी का। Infinity is not a number, infinity is not a thing, infinity is just a concept। क्या है? सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हो सकता है, देखो ना, एक चींटी का विजिबिलिटी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर तक दूर तक देख सकता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं? बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो वो चींटी के लिए हम लोगों का विजिबिलिटी क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। लेकिन हम लोगों से भी बड़ा बड़ा कोई जानवर है, जैसे कि हाथी हो गया, वो बहुत दूर तक, हम लोगों से भी ज्यादा दूर तक देख सकता है। तो हम लोगों के लिए हाथी का विजिबिलिटी क्या हो गया? वो इंफिनिटी हो गया। जो चीज चींटी के लिए बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, हम लोगों के लिए बहुत छोटा है,
जो चीज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है हाथी के लिए बहुत छोटा है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उठाए, कहां से उठाए, बहुत दूर से उठाए और उठा के किसी पॉइंट पे लेके आए। कहां लेके आए, किसी पॉइंट पे लेके आए। इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ए। इस पॉइंट का क्या नाम दे दिए हम लोग, ए। अब देखो चार्ज को यहां से उठा के यहां पे लेके आने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज, कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है यहां तक। अच्छा देखो ये डेल्टा वी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहां है यहाँ पे, ए, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं। तो इनिशियल है तुम्हारा इन्फिनिटी, उठाए इन्फिनिटी से और ला कहां छोड़ रहे हैं, तो ए पे छोड़ रहे हैं। तो ये चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी ए फाइनल माइनस बी इन्फिनिटी is equal to work done to bring that charge from infinity to a divided by amount of charge। अच्छा एक चीज और बहुत ही सुंदर चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, ऑल ओवर फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स में, चाहे तुम पोटेंशियल तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ो या ग्रेविटेशन का पढ़ो, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी विल बी जीरो, इज टेकन एज जीरो। किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, जीरो। मींस v एट इंफिनिटी वी कैन टेक जीरो, क्या ले सकते हैं, जीरो। तो v का इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, va माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो ये जीरो को माइनस करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा, बी ए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग दैट इंफिनिटी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस इज ओनली पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल पूछ रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही डेफिनेशन बुक्स में दिया हुआ रहता है। आप जाके पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखोगे तो ये दिया रहता है कि अगर किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कहां से कहां तक लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फिक्स्ड पॉइंट, और उस कार्य में जो वर्क डन होता है, उस काम में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग एक दो अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। कल भी एक दो क्वेश्चन करवाए थे, वो सब क्वेश्चन रिवीजन किए थे क्या, तुम लोग को खुद भी जाके थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बुक्स ले लो, आईसीएसई का नहीं तो सीबीएसई का जो भी है आपके पास, उससे उसमें जितने भी क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड उसको सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पे बी है और कोई पॉइंट है तुम्हारा ए है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ए पे जो है सो कोई चार्ज ले लेते हैं हम लोग -5 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है, और इस -5 कूलम चार्ज को हम लोग ए से बी तक लेके जा रहे हैं, और ए से बी तक लेके जाने में जो मेरा वर्क डन हो रहा है ना वो 30 जूल हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है, 30 जूल हो रहा है। तुमसे सबसे पहले पूछ दिया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, फटाफट कैलकुलेट करो तो। चलो देखो हम बताते हैं तुमको, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के बारे में क्या बोला है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन हमको दिया हुआ है कितना, 30 जूल, और चार्ज दिया हुआ है कितना, -5। इसको कट कर दें कितना आ जाएगा, -6 वोल्ट। तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा, -6 वोल्ट। अच्छा अब अगर इसी में एक चीज और दे दें कि पोटेंशियल एट ए जो है ना वो तुम्हारा 50 वोल्ट है,
कितना वोल्ट है? 50 वोल्ट है। फाइंड द पोटेंशियल एट बी। तुमसे ये क्वेश्चन कर दिया, फाइंड द पोटेंशियल एट बी। तो देखो यहाँ पे ये वर्क डन, जो चेंज इन पोटेंशियल जो लिखते हैं, मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पे? बी बी माइनस इनिशियल क्या है? बी ए। और इसका वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं? -6 हो गया। बी ए का वैल्यू कितना है? 50। यहाँ पे पुट कर दो, तो बी बी -50 इज इक्वल टू -6। तो बी बी बराबर क्या हो जाएगा? -50 उधर चला जाएगा, +50 -6, अल्टीमेटली क्या आ गया? पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 44 वोल्ट। कितना गया? पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 44 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये सब क्वेश्चन अब तुम लोगों को बनाने आना चाहिए उसको यार। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है बच्चा, एक और टर्मिनोलॉजी होता है तुम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस में, तुम लोगों के बुक में दिया रहता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो थोड़ा सा 1 वोल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और एक क्वेश्चन से जानते हैं। किससे जानते हैं? क्वेश्चन से जानते हैं। मान लो कि कोई पॉइंट है तुम्हारा ए और बी, दो पॉइंट है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी तक कुछ चार्ज लेके गए। क्या लेके गए? कुछ चार्ज लेके गए। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे तुम्हारा क्या लेके गए? +5 कूलम चार्ज लेके गए। कितना कूलम चार्ज लेके गए? 5 कूलम प्लस वाला 5 कूलम चार्ज लेके गए। और 5 कूलम चार्ज लेके जाने में वर्क डन जो हो रहा है ना तुम्हारा, कितना हो रहा है? 5 जूल का वर्क डन हो रहा है। कितना वर्क डन हुआ? 5 जूल वर्क इज डन टू टेक दैट +5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्या पूछ दिया तुमको? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया। फटाफट हम लोग क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहा है, हमको इसमें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। वर्क कितना हो गया तुम्हारा? 5 जूल। और चार्ज कितना है तुम्हारा? +5 कूलम। फटाफट इसको कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ गया? 1 वोल्ट। 1 volt is the potential difference between A and B. अब समझ में आया 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट मतलब देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। वोल्ट की जगह हम लोग क्या कर देते हैं? जूल पर कूलम लिखते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली वोल्ट का हम कल बताए थे ना तुम लोगों को। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है तुम्हारा? वोल्ट। वोल्ट से पहले जूल पर कूलम। वोल्ट तो एक साइंटिस्ट का नाम है, जूल पर कूलम को वोल्ट का नाम दे दिया गया है क्या ये? 1 जूल पर कूलम मींस प्रत्येक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो, कितना जूल का? 1 जूल का वर्क डन हो, तब उस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 volt. What is 1 volt? If 1 joule of work is done to bring a unit charge from one point to another point, then the potential difference between those points will be 1 volt. इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? 1 volt. ठीक है क्या? अब समझ में आया कि 1 volt का डेफिनेशन क्या होता है? 1 volt का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से बुक में भी पढ़िएगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कल नोट्स में भी बना के लेके आइएगा, ठीक है? नोट्स बनाते हो ना ये सब? तो अभी हम लोग सिर्फ 10th का क्लास कर रहे हैं, तो 10th में जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस में इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सिलेबस तक नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सिलेबस तक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो YouTube पे जाके वीडियो देखिए। अपना चैनल है अनाया पाठशाला करके, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है क्या? देखो आप लोगों मेन पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वो है रेसिस्टेंस। क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले इसका थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस होता क्या है? देखो जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे तो मोशन का कंपैरिजन किससे किए? इलेक्ट्रिक करंट से किए। फोर्स का कंपैरिजन किससे किए? पोटेंशियल डिफरेंस से किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का कंपैरिजन हम लोग करेंगे किससे? फ्रिक्शन से।
किस चीज से? फ्रिक्शन से। व्हाट वाज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन व्हिच अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। जस्ट लाइक दैट व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज अ क्वांटिटी व्हिच अपोजेस मोशन ऑफ चार्ज। फ्रिक्शन क्या था? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता था? रोकता था। और रेसिस्टेंस क्या करेगा भैया? चार्ज के मोशन को क्या करेगा? रोकेगा। भैया ना जा, छोड़ के कहां जा रहा है? पकड़ के रखेगा उसको। और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया बच्चा? रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज अ क्वांटिटी व्हिच अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज। अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को क्या करता है भैया? रोकता है कि भैया इससे होके हम फ्लो करने तुमको नहीं देंगे। यही होता है रेसिस्टेंस, और कुछ ज्यादा नहीं है रेसिस्टेंस के बारे में। अच्छा देखो, जब हम लोग थोड़ा सा फील ले लिया रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस डिटेल से पढ़ने के बदले पहले हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ पे चलते। किस पे चलते हैं? ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानो। और इस टॉपिक में बुक्स में भी तुमको गलती मिलेगा, और बहुत सारे टीचर्स भी गलती करते हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये ओम्स लॉ जो पढ़ा रहा हूँ बहुत परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और बहुत कम लोग, बहुत मतलब पुराने लोगों से जाके जब फिजिक्स पढ़ेगा ना, जो 80 साल 90 साल के हो गए हैं, वही सब ये सब कॉन्सेप्ट बताएंगे। नए नए टीचर कोई भी नहीं बताते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है, इस चीज के बारे में जानो। देखो, एक साइंटिस्ट आए, ओम बाबा, ठीक है? मेरे लिए सब बाबा ही थे, अभी भी बाबा ही हैं। तो ओम बाबा आए, और ओम बाबा क्या किए? कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्या किए? कुछ ऑब्जर्वेशन किए। देखो, जैसे कि क्या होता है, हम लोग हाथ को रब करते हैं। हाथ को रब किए, यहाँ पे दोनों हाथ के बीच क्या आ रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। और रिलेटिव मोशन हो रहा है जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट भी जनरेट हो रहा है। ये सारा फेनोमेना इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा। चार्ज जब एक वायर के एंड से दूसरे वायर के एंड तक फ्लो करेगा, तो वहां पे भी फ्रिक्शन होगा। उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब जहां फ्रिक्शन होगा वहां पे हीट जनरेट होगा, रिलेटिव मोशन होगा ही होगा। चार्ज फ्लो करेगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा। वायर क्या होता है? धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बल्ब को जला दिए और थोड़ा देर के बाद जाते हैं बल्ब को टच करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। होता है नहीं होता है? वो सब सारा रीजन किस रीजन से होता है? तुम्हारा रेसिस्टेंस के रीजन से ही होता है। देखो बच्चा, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशंस है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है ओम्स लॉ, इसमें 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। कितना अलग अलग ऑब्जर्वेशन है? 3 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा ध्यान से। उनका जो सबसे पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? वो एक वायर ली। क्या लिए? वायर ली। और वायर से क्या किए? एक सेल को कनेक्ट कर। किसको कनेक्ट कर दिए? सेल को कनेक्ट कर दिए। सेल मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको हम लोग पोटेंशियल का नाम देते हैं V1। क्या नाम दे दिए इसका? V1। अब देखो, जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फोर्स का काम करेगा। जैसे ही फोर्स लगाए, चार्ज क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से इधर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखो, ये जब हम लोग ये डाले, पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या? I1। क्या नाम दे देते हैं? I1। चार्ज फ्लो होगा मतलब क्या? करंट फ्लो हो रहा है। उसका हम लोग एक मेजरमेंट ले लिया कि हाँ I1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक, इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि भैया जब V1 बैटरी लगाए थे तब करंट कितना फ्लो होने लगा? I1 फ्लो होने लगा। कितना फ्लो होने लगा? I1। ठीक है, अब क्या किए? इसी में से क्या किए? ये बैटरी खोल के निकाल लिए और दूसरा बैटरी लगा दिए।
और इस बार क्या किए ना वो कि थोड़ा सा हाई पावर का बैटरी लगाए। क्या लगाए? थोड़ा सा हाई पावर का। पहले यहाँ पे एक ही सेल था, अब कितना सेल हो गया है? 2 सेल हो गया है। यहाँ पे जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए तुमको V2। क्या दे दिए? V2। अच्छा अब एक बात बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V1 है जिसका वैल्यू थोड़ा सा कम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है जिसका वैल्यू V1 से ज्यादा है। V1 से क्या है? ज्यादा है। देखो V1 जब अप्लाई किए थे तो इसमें करंट फ्लो हो रहा था I1, अब V2 जब अप्लाई किए हैं तो अभी फिर से करंट फ्लो होगा। इसका नाम हम लोग I2 दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? I2। थोड़ा सा हमको बताओ, बड़ा कौन होगा? I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा? सौरभ, I2 क्यों बड़ा होगा? I2 इसके पास बैटरी हाई पावर का वोल्ट का। हाँ नॉर्मल, अभी तो बताएं भैया, अगर किसी ऑब्जेक्ट इसी मार्कर को ऐसे करके फेंक दिए तो यहीं पे जाके ऐसे लुढ़क के गिर जाएगा। अब मान लो अगर कस के ऐसे करके फेंके तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा काम मिलेगा हमको। तो यहाँ पे जब हम लोग पावर ज्यादा दिए हैं, V2 का बैटरी का पावर ज्यादा दिए हैं, तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मींस जब V2 अप्लाई किए पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट क्या हो गया? I2, करंट इंक्रीज हो गया। फिर से देखो तीसरा वो क्या किए, इनसे भी उनको संतुष्टि नहीं मिला, असंतुष्ट बाबा थे थोड़े से, ठीक है। तो क्या कर दिए, एक और सेल जोड़ दिए, इसमें 3 गो सेल जोड़ दिए। सेम वायर है, वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बैटरी चेंज हो रहा है। इसका हम लोग नाम दे दिए V3। इससे जो करंट निकल रहा है क्या होगा? I3। मींस V3 के कारण जो करंट निकल रहा है वो तुम्हारा क्या है? I3 है। और यहाँ पे देखो V1 is less than V2 is less than V3। V3 बहुत बड़ा है, V3 बड़ा होने के कारण I3 भी क्या बहुत बड़ा है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला हमको? इस ऑब्जर्वेशन से यही पता चला कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमको मिलेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमको क्या होगा? मिलेगा। मींस इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I is proportional to V या V is proportional to I? बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? I is proportional to V या V is proportional to I? I is proportional to V। लेकिन बुक में और टीचर्स क्या लिखते हैं पता है तुमको? V is proportional to I। भाई आलू प्याज बाद में भेज बोलना तो यार, पढ़ा रहे हैं यार, तनी धीरे बोलना बाबा। आलू प्याज सब रिकॉर्डिंग हो जाए छे, YouTube पर तेरा फोटो डाल दियो। डालल है। ठीक है सुनो, तो इस चीज को गौर से समझो। बुक में भी लिखा रहता है V is directly proportional to I, V is directly proportional to I and I is directly proportional to V। इस दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है बताओ? आइए सब बात सुनो, अब थोड़ा सा गौर से सुनो अच्छे से, मजाक बहुत हो गया। I is directly proportional to V and V is directly proportional to I, दोनों में डिफरेंस क्या होता है गौर से समझो। I is directly proportional to V and V is directly proportional। V is directly proportional to I कहने का क्या मतलब है कि अगर करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या? करंट के बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा? ऑब्वियस है, पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से क्या होगा? करंट बढ़ेगा। मींस करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा? बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम। इस ऑब्जर्वेशन से, ओम्स लॉ से V is directly proportional to I नहीं होता है। क्या होता है? I is directly proportional to V means amount of current produced through a wire is proportional to the potential difference
द पोटेंशियल डिफरेंस I is directly proportional to V। याद रखना ये चीज, ये बहुत ही पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताया हूं। बुक में भी लिखा रहता है V is directly proportional to I, और क्यों लिखा रहता है ना, इसका भी रीजन बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तुम लोग सोच रहा होगा मास्टर साहब को गलती बता रहे हो कि नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिल गया हमको, ये गलत है। V is directly proportional to I अगर सही में हमको मास्टर मानते हो तो कभी जिंदगी में मत लिखना, चाहे बुक में लिखा हुआ रहे या कोई टीचर बता दे, कोई मास्टर बता दे, कुछ भी बता दे, तो कभी भी V is directly proportional to I मत लिखना। हमेशा क्या होता है, I is directly proportional to V। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। देखो अब दूसरा ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया उन लोगों ने, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया है, इसके बारे में समझो। ये देखो, पिछले बार में, पिछले ऑब्जर्वेशन में हम लोग वायर चेंज नहीं किए थे। वायर का ना मटेरियल चेंज किए थे ना लेंथ चेंज किए थे, कुछ भी चेंज नहीं किए, ठीक है क्या। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे ना हम लोग, पिछले ऑब्जर्वेशन में बैटरी को चेंज किए थे, इस बार बैटरी को चेंज नहीं करेंगे। इस बार हम लोग बैटरी को उतना का उतना ही रहने देंगे। V1 का पावर है, जितना पावर बैटरी का है उतना ही पावर का बैटरी यूज करेंगे। इस बार क्या करेंगे हम लोग, वायर का मटेरियल यूज करेंगे, चेंज करेंगे। क्या यूज चेंज करेंगे हम लोग, वायर का मटेरियल चेंज करेंगे। अच्छा देखो, वायर का मटेरियल चेंज होने से क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। क्या वायर का मटेरियल चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, उसका रेसिस्टेंस जो होगा ना, देखो वायर जो होता है वो तो बहुत तरह का होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कुछ भी हो सकता है। तो कोई कोई वायर होता है जो कि ज्यादा परमिट करता है अपने से होके करंट फ्लो होने के लिए, कोई कोई वायर होता है जो कि कम करंट परमिट करता है अपने से फ्लो होने के लिए, जिसके कारण क्या होता है कि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा या कम होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, इसका मटेरियल चेंज कर दिए, वायर का मटेरियल क्या कर दिया हम लोग, चेंज कर दिए। अब इसमें इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या आ गया, तो हम लोग लेते हैं इसका R1। रेसिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, R1। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जब V1 अप्लाई किए तो इसके कारण तो यहाँ पे फिर से करंट फ्लो होना शुरू होगा। क्या फ्लो होना शुरू होगा, I1 करंट फ्लो होना शुरू होगा। दूसरे में क्या कर देते हैं हम लोग, फिर से एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी उतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, और ये वायर का मटेरियल चेंज कर दिए। अब वायर का मटेरियल चेंज करने से अभी इसमें जो रेसिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R2। क्या ले लेते हैं, R2। बैटरी वही का वही है, बैटरी चेंज नहीं हुआ है, ध्यान देना, मटेरियल चेंज हुआ है, सिर्फ रेसिस्टेंस चेंज हुआ है मटेरियल वायर का। अब इसके रीजन से क्या अमाउंट ऑफ करंट जो पहले I1 फ्लो हो रहा था, क्या यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? तो उन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो क्या किया कि अगर इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट होगा वो I2 करंट लिया। क्या लिया, I2 करंट लिया। फिर से नहीं हुआ, इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोले ना संतुष्ट बाबा थे। ठीक है, तो अब क्या कर दिए, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहने दिए, V1 ही। फिर से इसका मटेरियल चेंज कर दिए और इस बार इसका R3 ले लिए। अब देखो फिर से मटेरियल चेंज होने के कारण रेसिस्टेंस उसका और बढ़ गया, रेसिस्टेंस और बढ़ेगा तो करंट और कम हो गया। तो इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, I3। मींस R1 के कारण जो करंट फ्लो हो रहा था वो I1 फ्लो हो रहा था, R2 के कारण जो फ्लो हो रहा था वो I2 फ्लो हो रहा था, और R3 के कारण जो फ्लो हो रहा था वो I3 फ्लो हो रहा था। अब इस ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा रिलेशन निकालो, तो रेसिस्टेंस और करंट का रिलेशन निकालो। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा। ठीक है, मींस प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर
is inversely proportional to the resistance of that wire. This is the second observation of Ohm. उन्होंने क्या बताया कि जो तुम्हारा करंट होता है ना भैया, वो क्या होता है, तुम्हारा रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब देखो बच्चा, यहाँ पे ये क्या आ गया, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है तुम्हारा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आता है, देखो यहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो ओम्स लॉ। जानो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बाय R। अब देखो ये R को इधर लेके आ सकते हैं हम लोग, R को इधर लेके आ जाते हैं, तो I इंटू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटा के, साइन हटा के कांस्टेंट लेके आ जाएंगे और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ गया। अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ करंट कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा। ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ गया तुम्हारा, किसका, ओम्स लॉ का। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जानो तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बारे में समझो थोड़ा सा अच्छे से। जब हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन किए थे, पहला ऑब्जर्वेशन में क्या किए थे हम लोग, V1 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डाले थे तो हम लोगों को I1 करंट मिल गया था। दूसरे में क्या किए थे, तो थोड़ा सा बैटरी का पावर बढ़ा दिए थे, V2 अमाउंट ऑफ करंट दिए तो I2 अमाउंट ऑफ करंट मिल गया। ठीक है, अब ये तीसरे में क्या किए थे, और बढ़ा दिए थे पावर इसका। अगर हम लोग V3 पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो इस बार क्या हो गया, I3 हमको अमाउंट ऑफ करंट मिल गया। अब इस तीनों ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि ये V1 बाय I1, मतलब जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस दोनों का रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, रेशियो। मींस V1 बाय I1। यहाँ पे फिर से हम लोग कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, V2 जब दिए तो I2 अमाउंट ऑफ करंट मिला, तो यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा V2 बाय I2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 बाय I3। ठीक है, ये तीनों अलग अलग, यहाँ पे V1 छोटा है, I1 भी छोटा होगा, V2 यहाँ पे बड़ा हो गया, V1 से तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस दिए थे ना, तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। V3 यहाँ पे और बड़ा है, अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो गया, और बड़ा हो गया। लेकिन in spite of change in values, the ratio will be constant। इसका जो रेशियो आता है ना, V1 by I1, V2 by I2, V3 by I3, तीनों का वैल्यू सेम आता है। अगर इसका x आएगा तो इसका भी x आएगा, इसका भी x आएगा, याद रखना। मीन्स ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। क्या है ऑब्जर्वेशन तुम्हारा तीसरा, कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा इफ वी आर नॉट चेंजिंग मटेरियल ऑफ वायर। अगर वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया जाए, तब जितना अमाउंट ऑफ करंट डालेंगे उतना अमाउंट ऑफ करंट हमको, जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे उतना अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग नया नाम दे दिया गया है आर, रेसिस्टेंस। क्या नाम दिया है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, V बाय I इक्वल टू R। क्या लिख सकते हैं, V बाय I इक्वल टू, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन आया क्या है, कि V1 बाय I1 इक्वल टू V2 बाय I2 इक्वल टू V3 बाय I3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है किसका, ओम्स लॉ का। अब देखो ओम्स लॉ हम लोग कैसे निकालते हैं,
तो यहीं से निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल लेते हैं? यहीं से निकाल लेते हैं। देख लो इधर, तो यहाँ पे देखो अब ये अमाउंट ऑफ करंट किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा I इंटू R, और यही होता है तुम्हारा क्या? ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब देखो ये टीचर्स जो लिखते हैं ना, वो क्यों लिख देते हैं? क्योंकि उन लोगों को प्रूफ करने में आसानी होता है। इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन बताने का क्या जरूरत है भैया? कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना। वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं? ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या कर देते हैं? एक वो कांस्टेंट लेके आ जाते हैं, उसी का नाम दे देते हैं क्या? R। R इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना। रेसिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अभी हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, उस टाइम में ये सारा पॉइंट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रेसिस्टिविटी है, लेकिन पहले ये चीज जानो। तो ये क्या होता है? प्रूफ करना आसान होता है, इसलिए नॉर्मली टीचर बता देते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू I इंटू R या R इंटू I। लेकिन ये सेंटेंस लिखना ना बहुत बड़ा पाप है, जानो। अगर तुम साइंस का स्टूडेंट है और साइंस को तुम दिल से मानता है, दिल से पढ़ता है, तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा लिखना पाप है, बहुत बड़ा पाप चलेगा तुमको। ऊपर जाएगा तो आइंस्टाइन बाबा पूछेंगे न्यूटन बाबा का ये सब पाप करके आया, याद रखना, ठीक है। ये कभी भी जिंदगी में मत लिखना V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाने से भैया बैटरी का पावर बढ़ जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है? बैटरी का पावर तो जितना है उतना ही रहेगा ना। हाँ, भले बैटरी का पावर बढ़ाने से या घटाने से अमाउंट ऑफ करंट में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था तुम्हारा क्या चीज बच्चा? ओम्स लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? नोट डाउन किया है ये सारा चीज? रेसिस्टिविटी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, और ओम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है, कल 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है। और पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। रेडी रहना, उसके लिए भी मजा आएगा। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन तो ऐसा पॉइंट बताएंगे ना कि कैसा भी स्ट्रक्चर दे दे तुमको ना, चुटकी में सॉल्व होगा, गारंटेड है, ठीक है। कैसा भी स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड बना के इकाई नहीं देते, इधर रेजिस्टेंस उधर रेजिस्टेंस, सब जो चारों तरफ से रेजिस्टेंस लटका दे, चुटकी में सॉल्व होगा, सिर्फ 7 मिनट, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम।